प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम लाइव के जरिए देशवासियों, खासकर युवाओं और जेन जी को संबोधित किया। जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे गए, लेकिन वो उन बच्चों को सजा नहीं बल्कि माफी और सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस रील के जरिए उन्होंने समाज से भी अपील की कि गुमराह युवाओं को सही रास्ता दिखाने में हमारा साथ दें और बच्चों को माफ कर दें, क्योंकि जेन जी ही भारत के भविष्य हैं। इसीलिए आज प्रोग्राम की ओपनिंग मैंने नहीं, प्रेरणा ने की। प्रेरणा भी जेन जी है और मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने जो कुछ किया उसके बाद प्रेरणा और उनसे जुड़ी पीढ़ी इस जर्नलिज्म को और तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाए, इस देश को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री यही कहना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन तमाम लोगों को माफ कर दिया जो प्रधानमंत्री के लिए गाली का प्रयोग कर रहे थे। माँ, बहन और जाने किस किस तरह की गालियां प्रधानमंत्री को दे रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, उनमें ज़्यादातर लड़कियां थी। उन्होंने ऐसे युवाओं को भटके हुए बताते हुए कहा कि समाज और नेतृत्व का काम उन्हें सही रास्ता दिखाना है, न कि केवल दंड देना। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि गालियों से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, गाली गलौज से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। आइए भटक गए लोगों को सही रास्ता दिखाएं, आइए मिलकर काम करें, आइए भारत के लिए काम करें। पीएम मोदी का ये वीडियो फिलहाल राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें पीएम मोदी ने नाराजगी जताने के बजाय क्षमा, संवाद और युवाओं का मार्गदर्शन करने की बात कही है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का वो वीडियो संदेश जो दरिया दिली का बहुत बड़ा प्रमाण है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
पीएम मोदी ने तो बड़ा दिल दिखाया, या यूं कहे कि दरिया दिली दिखाई और जंतर मंतर के गालीबाजों को माफ कर दिया। हालांकि पीएम मोदी की माफी से पहले ही गालीबाज बच्चों ने वीडियो जारी कर न सिर्फ देश के प्रधान सेवक से माफी मांगी, बल्कि अपनी गलतियों के लिए देशवासियों से भी क्षमा याचना की। लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने अपनी गलतियों के लिए पीएम मोदी समेत देशवासियों से माफी मांगी। पीएम मोदी ने गालीबाज जेनजी को माफ भी कर दिया, लेकिन सियासत है कि अब भी रुक नहीं रही। को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार पर निशाना साधा और एक्सपोज किया। लिखा क्या उन आईटी सेल सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी जिन्होंने इतने सालों तक महिलाओं के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी भड़ास कुछ यूं निकाली और बीजेपी से पूछा, जब मेरी मां को गाली दी गई थी तब गालीबाज नेता ने माफी क्यों नहीं मांगी। संजय सिंह ने एक्स पर तंज कसा और लिखा ये कि किसी की भी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन बीजेपी के लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन भाजपा के लोग भी ऐसा करते हैं। भाजपा के नेता, उनके महात्मा गांधी और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो कांग्रेस समेत एसपी ने भी माफीनामे के मुद्दे पर केंद्र सरकार सहित बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी ने जेनजी के गालीबाज बच्चों को माफ करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। गालियों के अलावा भी कुछ प्रधानमंत्री को सुनाई दे नहीं देते। काम क्यों करें, ऐसे के लोगों ने गालियां दें। गाली के ऊपर बात रहेगी, बस यही काम रह गया देश में। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो गुमराह थे, उनको मैं माफ कर दूंगा। तो आप नहीं माफ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा। लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति करना सबका एक अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति का एक सीमा होना भी चाहिए। और हम लोगों को भी इस बात को बहुत प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि एक सीमा से हट करके कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और उसको हम उस भाषा का इस्तेमाल करें जो किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। पहले तो माफी मांगे उन सारे देश के नौजवानों से, बच्चे बच्चियों से, जिन्होंने अपने हक की आवाज अगर उठाई या गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से, तो आपने लाठियां बरसवाई, हमारे बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन छोड़े गए। पहले वो माफी मांगे, माफ करने की बात तो दूर है। हाँ, बच्चे गलती करते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में आकर माफी करिए। रोज रात को आप इंस्टाग्राम से देश चलेगा कि सदन से देश चलेगा। माफी की बात क्या बच्चे देखिए, एक तरफ मोदी जी की संवेदनशीलता और दूसरी तरफ जो है वो गाली गैंग के मवालियों की सामंती उद्दंडता, ये आपने पूरी तरह से देखा है। ये जो गाली गैंग के मवाली हैं, जिसमें कि कांग्रेस है और भी उनके कुछ साथी हैं, वो जो है वो कभी जो है वो संसद हो, सरकार हो, संविधान हो, संवैधानिक संस्थाएं हों, उस पर जो है वो दुष्प्रचार करेंगे और उसके बाद अब जो है वो सनातन पर प्रहार करने में लग गए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, गरिमा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं, भरत कात्यायन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुवक दल के जुड़े हुए हैं, शुभम कुमार उपाध्यक्ष हैं एआईएसएफ के, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, जेएनयू के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ हमारे दो जेनजी सहयोगी जुड़ेंगे जो हमारे डिजिटल टीम के लिए काम करते हैं। उनके भी नाम दिखा दीजिए, क्योंकि आज जेनजी को सुनने का दिन है, उनकी
बातें सुनने का दिन है, उनको समझने का दिन है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ शालू तिवारी जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, और इसके अलावा हमारे साथ गरिमा जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से। गरिमा और शालू तिवारी दोनों जेनजी हैं और हमारे डिजिटल मीडिया विंग के लिए काम करती हैं। सबसे पहले गरिमा और हमारी जेनजी एंकर प्रेरणा तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। सबसे पहले गरिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इन बच्चों ने प्रधानमंत्री को गाली देकर सही किया? सर, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ये चीज़, जैसे जेंजी हैं, उन्होंने जो गाली या फाउल लैंग्वेज यूज़ किया है वो सही नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन प्रधानमंत्री का जो दायित्व है वो भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। उन्होंने आज तक माफ़ी मांगी उन बच्चों से, उन बच्चों के परिवार से उनकी वजह से जिनको कितनी कुछ फेस करना पड़ा। आज कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चों के माँ बाप को इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। आज से प्रधानमंत्री मोदी का उनके लिए कोई भी माफ़ी नहीं आई। ठीक है, आपने बड़ी बात की। इस बात को मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास जरूर ले जाऊंगा। ये सोचती हैं गरिमा, लेकिन शालू क्या सोचती हैं? क्या सही है कि प्रधानमंत्री ने जो बच्चे नीट के अंदर मारे गए, गरिमा का कहना है कि उनके बारे में प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, ऐसे काम करेंगे तो गाली पड़ेगी। क्या ये जायज है शालू? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आपको जो है अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप अपमान नहीं कर सकते हैं। उनकी मां का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 145 करोड़ जनता उन्हें लगातार 3 बार से चुन के हमारे प्रधानमंत्री के रूप में चुन रही है, और उनके बारे में, उनकी मां के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी माननीय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा शालू और गरिमा। अब मुझे शॉर्ट में आप दोनों एक एक करके बताइएगा। गरिमा, पहले आप, क्योंकि हम तीनों जेनजी हैं। मेरे लिए जेनजी की परिभाषा इसके बाद में बताऊंगी, लेकिन आपके लिए जेनजी की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट में बताइए। जेनजी की परिभाषा मेरे हिसाब से वो है जो 1997 के बाद से पैदा होते हैं 2012 तक। ये वो जनरेशन है जो सबसे कई ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में निकल के आएगी। ये जनरेशन वो है जो सबसे ज़्यादा कम अल्कोहल कंज्यूम करती है, और सबसे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है अपने इमोशंस को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के। ठीक है, ये आपको जेनजी लगते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि गरिमा, प्रेरणा मुझे बता रही थी कि गाली देना तो कूल है। माँ बहन की गाली देना, वेब सीरीज में ये देखना है तो कूल है जेनजी बच्चों के लिए। और जितनी गाली देंगे, जितना ऊट पटांग काम करेंगे, उतनी रील चलेगी। और मैंने ये देखा कि कई कंटेंट क्रिएटर तो चूंकि सोशल मीडिया पर सीजेपी ट्रेंड कर रहा था, इसके लिए वहां पहुंच गए। सर, ऐसा मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि कई बार कई लोग वो चीज़ें अडाप्ट करते हैं जो उनके सराउंडिंग्स में होती हैं। उनके सराउंडिंग में उस बच्ची का भी आपने बयान सुना होगा कि वो जहाँ पर वो गई हुई थी जंतर मंतर पे, वहाँ पे गाली गलौज हो रही थी, इस वजह से उसका भी ऐसा मन हो गया। सर ठीक है, लेकिन हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। गरिमा, शालू, आप क्या समझती हैं, जेनजी ये जो जनरेशन है ये कैसी है आपके हिसाब से? जेनजी 1 मिनट की रील के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देती है जिसका प्रभाव सालों भर तक चलता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जेनजी को ट्रेंड फॉलो करने से ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए। आजकल जेनजी बस रील बना रहे हैं, चाहते हैं कि 1 मिनट की रील वायरल हो जाए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके संस्कार क्या है। ठीक है गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ कि दोनों ने बताया, गरिमा ने भी और शालू ने भी। मेरे लिए जेनजी की परिभाषा ये कि हम कुछ बच्चों को देखकर हम जेनजी को डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से जेनजी का आईक्यू बहुत तेज है। जेनजी ये जो जनरेशन है ये बहुत शार्प है, इंटेलेक्चुअल है। जो चीजें बहुत टाइम लगती हैं समझने में, सीखने में, वो हम जल्दी अडाप्ट कर पा रहे हैं। ये चीज मैं खुद भी फील करती हूँ, तो पॉजिटिव साइड है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स देख के और रील्स देख के, क्योंकि रील्स का जमाना है, हम सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकी जेनजी गाली गलौज करता है, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। मेरा ये थॉट है। ठीक है गरिमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि वो आसपास के लोग गाली दे रहे थे, उसको भी गाली देने का मन कर गया। अरे कोई बगल वाला खून करेगा तो क्या जेनजी देखकर खून कर देगा? खून करना ये अलग बात है, लेकिन किसी भी ऐसे वर्बल ऐसे लैंग्वेज में आ जाना, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगर मैं अभी मेरे वर्क प्लेस में कई ऐसे लोग हैं जो कुछ एक्सेंट का प्रयोग करते हैं, तो मैं ऑब्वियसली उनके एक्सेंट में तुरंत ढल जाऊंगी।
एक ये जो खून करना है ये एक मॉरली दूसरी चीज़ है, लेकिन गाली गलौज करना या कोई ऐसी फाउल लैंग्वेज यूज़ कर लेना या कोई ऐसे ट्रेंड को फॉलो कर लेना, ये बस ऐसा कूल लगने के लिए। हाँ, गाली गलौज बिल्कुल गलत है, किसी भी, अभी वो प्रधानमंत्री को दिया गया है, वो आगे चल के और भी किसी को दिया जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सराउंडिंग्स बहुत इफेक्ट करती है किसी चीज़ को लेकर। और अभी तो हम तो भी बच्चे हैं, हमसे बड़े बड़े लोग भी अपनी सराउंडिंग्स में आके जुआ, दारू, कितनी सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो हम तो फिर भी बच्चे हैं जो सराउंडिंग्स में आकर के ये चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, मैं शालू से एक बात समझना चाहूंगा। शालू, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि रील वायरल होने के लिए क्या जरूरी है, ऐसा काम किया जाए जो बिल्कुल लीक से हटकर हो। ऐसे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है। हमने देखा रील बनाते बनाते, रील आज की तारीख में एक मेंटल एडिक्शन है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि जेन जी के बच्चे जो है नशा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रील बनाना भी एक मेंटल एडिक्शन है। हमने देखा कई सारे बच्चे, कोई ट्रेन से कट के मारा गया, कोई पुल में से गिर के मारा गया, ऐसे कई सारे रील बनाते हुए मारे जाते हैं। तो कूल दिखने के लिए या एक रील जो वायरल हो जाए उसको बनाने के लिए क्या ये जेन जी किसी एक हद तक या किसी एक्सट्रीम हद तक नहीं चली जाती है? की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक मौका देता है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप रील बनाने के लिए जो है ट्रेन के सामने जाके फ़ोन निकाल के अपना वीडियो शूट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम बोल भी नहीं सकते। आजकल तो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो हम अगर चाहें तो ना दिखा सकते हैं ना उसके बारे में बात कर सकते हैं। बस एक रील वायरल करने के लिए जो कुछ जेंजीज हैं, इस पे मैं जोर डालना चाहूँगी कि जो कुछ जेंजीज हैं बस अपने रील के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि सुरक्षा जो है इससे ये ब्रीच हो रही है और इसका इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर सारे जेंजीज पे पड़ रहा है और कुछ जेंजीज की वजह से जो सारे जेंजीज हैं वो बदनाम हो रहे हैं। मैं भी जेंजी हूँ, लेकिन मैं इस तरह के ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूँ। ठीक है गरिमा, मैं आपसे बड़ा मेरा पॉइंटेड और सीधा सवाल है। बच्चों ने आंदोलन किया, सीजेपी ने आंदोलन किया, ठीक। सोनम वांगचुक जो है उन्होंने भूख हड़ताल की, सबको पता है, उन्होंने अपना आंदोलन जो है अस्पताल के अंदर तोड़ा। लेकिन फॉल आउट के तौर पर जो 20 तारीख का संसद मार्च था उसमें पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, क्योंकि आप सेंट्रल दिल्ली में एक तय सीमा से आगे जाते हैं तो पुलिस के लिए ये मजबूरी हो जाती है कि वो बल प्रयोग करे। तो लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों को मारा गया, जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, जिस तरीके से महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ हुआ, क्या वो उचित था? और क्या जो जेनजी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये ठीक है? सर, जेनजी पहली बात तो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि किसी के ऊपर भी जिस तरीके से वायलेंस हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, ये चीज़ इसको जेनजी बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही है। मैं ये पहले आपको बताना चाहती हूँ। वो बस ये कह रहे हैं कि ये आप इन रिएक्शन तब आया है जब आप 36 दिनों से हमें इग्नोर कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी 36 दिनों तक हमें बिल्कुल भी इग्नोर किया। जब वो संसद के लिए आए तो तभी एक तरीका था कि हम उनके सामने जाएं, हमें सुने कि हम जेनजी हैं, हम अपना आवाज़ आपके सामने रखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें सुनिए कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है हम चाहते हैं कि आप उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अकाउंटेबिलिटी ले और कुछ करें उसको लेकर के। फाउल लैंग्वेज हो, अब्यूज़ हो, वायलेंस हो और किसी को लेकर भी मार। आपने ये भी देखा होगा कुछ प्रेसकर्मी जिनके पास में आईडी कार्ड नहीं था उनको खुद पुलिस वालों ने भी मारा है। तो इसमें मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ सिंगल हैंडेडली जेनजी को ब्लेम करना सही है किसी भी तरीके से। शालू, अब मैं गरिमा की बात से आप एग्री करती हैं कि चूंकि जवाब नहीं मिला, चूंकि रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए जेनजी ने ऐसा किया? जी नहीं, मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो एजुकेशन से थोड़ा सा हट गया था। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे ज़्यादा फोकस था, वो एजुकेशन वाले पे ज़्यादा कम बात कर रहे थे और उनका जो फोकस था कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा लिया जाए। ठीक है, इस्तीफे पर ज़्यादा फोकस था। और एक जेनजी बच्ची ने ये भी कहा कल, मैं चाहूँगा कि आप फ्रेम में बने रहिए, अब मैं पॉलिटिकल गेस्ट से बात करूँगा, आपको जहाँ भी ज़रूरत लगे आप प्लीज़ इंटरवीन करिएगा। शालू आप भी, गरिमा आप भी, और प्रेरणा तो हमारे साथ बनी ही हुई है। अनंत अमित जी, क्या आपको नहीं लगता कि नीट में जो छात्र मारे गए उनको लेकर एक सॉरी फील करना चाहिए, सरकार को फील करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए? और गरिमा का पॉइंटेड सवाल था कि भाई सरकार ने जो नीट के बाद छात्रों को जो कठिनाई हुई है आज तक, उसके लिए ना तो क्षमा मांगी और ना ही किसी भी तरह का दुख व्यक्त किया।
दीपक जी, जिस तरीके से गरिमा और शालू की बात में सुन रहा था, गरिमा आज भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जैन जी की बात करे, जंतर मंतर पे जो लोग बात कर रहे थे वैसे, और शालू एक सभ्य तरीके से बात करी थी। दोनों जैन जी है। अगर मुझे चुनना होगा तो मैं शालू को चुनूंगा, लेकिन गरिमा आपको ये समझना होगा कि हम एक्स और वाई से हम आते हैं। 80 और 90 के दशक में हम संयुक्त बिहार से आते हैं। संयुक्त बिहार में एक्स वाई के समय में हम किसको आदर्श मानते थे? पप्पू यादव जैसे नेता को मानते थे हम, राजन तिवारी जैसे को मानते थे हम, शहाबुद्दीन जैसे को मानते थे, अपना आदर्श मानते थे हम, देवेंद्र दुबे जैसे अपराधी को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन अब बदल चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी बात की जानकारी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदना तमाम उन विद्यार्थियों के साथ थी जिनके साथ गलत हुआ था और जिनके साथ गलत हो रहा था। तभी उन्होंने एक, अगर हमारी सरकार की संवेदना नहीं होती तो दीपक जी 35 दिन तक ये आंदोलन जंतर मंतर पे नहीं चलता। उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी को ये तो धमकी हो गई कि हमने चाहा तो चलने दिया, ये तो धमकी हो गई अनंत अमित जी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं दीपक जी। आज जिस तरीके से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बदले की राजनीति नहीं, सरकार और संवेदना की राजनीति दिखाई देती है, और उन्होंने ये साबित किया। इसी देश में माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर एक इंस्टाग्राम में एक कोई कुछ कहता है, 3 एफआईआर केरलम में होते हैं और आज केरला में 5000 बच्चों के खिलाफ एफआईआर हुई है इन्हीं के कांग्रेस के शासनकाल में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरीके से वीडियो जारी किया, यह बताता है कि उनका हृदय कितना बड़ा है और देश में उन्होंने जो किया है ये आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। इस देश में अगर नेता को कोई गाली देता था तो वो या तो थाने में होता था या कोर्ट के चारों तरफ वो चक्कर लगाते लगाते उसका जीवन बीत जाता था। तो आज जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने ये कहा, जो नेता अपशब्दों का जवाब भी संवेदना से दे, वही नेतृत्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये माननीय मोदी जी के कल के बाद से ये साबित हो चुका है और जैन जी को इस बात को समझना होगा। आज का जैन जी जिस तरीके से भटकाव पर है, तो उस तरीके से उनको एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए माननीय मोदी जी का साधुवाद देना चाहिए जैन जी को, और जैन जी को आगे देश के हित के लिए काम करना चाहिए। गरिमा जी, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, कम से कम इसका तो स्वागत कर दीजिए। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जैन जी के आंदोलन में नहीं पहुंचे, जंतर मंतर वो बिल्कुल नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान का तो स्वागत कर दीजिए गरिमा जी। देखिए दीपक जी, मैंने बहुत शांति और सब्र के साथ आपके दोनों जैन जी को भी सुना और भाजपा के प्रवक्ता अनंत जी को भी सुना। मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि मेरी बात भी पूरी तरह से आने दीजिएगा। देखिए, भेड़िया आया की कहावत सुनी होगी आपने, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को गाली दे दी। ये कुछ नया नहीं है मोदी जी के मुंह से। ये हम हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, राज्यों के चुनाव में, देश के चुनाव में हमेशा सुनते हैं। ये विक्टिम कार्ड वो हमेशा खेलते हैं। तो भेड़िया आया में यही हुआ था कि बार बार आप जब किसी चीज को रिपीट करते हैं तो उसका वजन खत्म हो जाता है। मोदी जी की माँ और राहुल गांधी जी की माँ क्या है? अपने बच्चे, दूसरे के बच्चे, जनसंख्या। आपने राहुल गांधी की माँ को क्या कहा? आपने कांग्रेस की विधवा कहा, आपने सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, आपने जर्सी गाय कहा, आपने मुजरा जैसे शब्द यूज करे। ये 2014 के बाद ही तो भाषा का पतन हुआ है। और ये जो जेन जी आपके सामने बैठा है ना दीपक जी, ये धर्मेंद्र प्रधान की फैक्ट्री से निकला हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की फैक्ट्री से निकला हुआ है। इनकी उम्र बमुश्किल 9-10 साल थी जब कांग्रेस के यूपीए ने सत्ता छोड़ी थी। 9 या 10 साल के मासूम बच्चे रहे होंगे। ये जो धारदार ये बोल रहे हैं ना, ये आपका सिखाया हुआ है, ये अक्स है, ये उस समाज का अक्स है जो समाज आपने निर्माण किया। अब मैं बताना चाहती हूँ, ये अनंत जी की बात पर आना चाहती हूँ। अनंत जी ने कहा पप्पू यादव, लालू यादव, पता नहीं क्या क्या। आज सम्राट चौधरी बड़े पसंद आ रहे होंगे, दूध के नहाए हुए सम्राट चौधरी, मनोहर लाल खट्टर, ये मध्य प्रदेश का आपका यादव जिसने सारी जमीन चाट खाई। तो कुछ अपने भाजपा साथियों सुनिए, मैंने कहा ना, अच्छा आज अनंत जी पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगी। गरिमा जी मेरी बात आने दीजिए। मैंने इसीलिए कहा बहुत सभ्यता के साथ, संस्कारों के साथ मैंने आप सबकी बात सुनी है और शांति के साथ। दिखा रहा है आपका नहीं संस्कार। आपको शालू पसंद आ रही है, आपको गरिमा पसंद नहीं आ रही है, तो समझ में आ रहा है ना क्यों पसंद आ रही है। आप मुझे बताइए, माफी मोदी जी को करनी, माफी मोदी जी को मांगनी चाहिए थी या माफ करना चाहिए था? राहुल जी को बोलिए ना माफी मांगने के लिए केरल के बच्चों से। सोनी जी, अरे राहुल को बोलिए ना, झारखंड के बच्चों से माफी मांगे, पंजाब के बच्चों से माफी मांगे, कर्नाटक के बच्चों से माफी मांगे, तेलंगाना के बच्चों से माफी मांगे, हिमाचल के बच्चों से माफी मांगे। ठीक है, शालू न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़िए। शालू, आप कुछ कहना चाह रही है अपनी बात में? मैं कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र गरिमा जी एक मिनट, शालू कुछ कहना चाहिए, सुन लीजिए, फिर मैं आपको अपनी बात कंप्लीट करने का मौका दूंगा। शालू फिर से बोलिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत
ढांचागत बहस है, गाली गलौज नहीं। और ना ही सीजेपी और ना ही विपक्ष ने एक बार भी ये बोला कि मोदी जी के मां के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल की गई। हम लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं, हम लोकतंत्र की ताकत के हिसाब से चलते हैं, गाली से नहीं। ठीक है गरिमा जी बताइए। नहीं बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी को जो गालियां दी गई उसकी एक बार भी विपक्ष ने आलोचना नहीं की। दीपक जी, ये सवाल तो शालू सही उठा रही है ना। बात नहीं आने दे रहे हैं, आप बात नहीं आने दे रहे हैं, बोलने तो दिया करिए, कम से कम बुलाते हैं तो मेरा कहने का मतलब है, जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आपने मोदी जी खुद दूसरों की माओं को गाली दी। आपने माननीय सांसद रेणुका जी को भरे सदन में सुर्पनखा कह दिया। आपके निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, आपके दूसरे सांसद क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए आप शब्द करते हैं। कोई देवदासी कहता है महिला को, माननीय सांसदों को देवदासी कहा गया है भाजपा के सांसदों के द्वारा। तो आप सोचिए कि जब बबूल का पेड़ लगाया है मोदी जी को, तो वही तो काटेंगे। ये भावनात्मक संदेश, ये भावुक संदेश, ये भावुक माफी, ये नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें अफोर्डेबल एजुकेशन दे दो, हमें पारदर्शी शिक्षा दे दो, पारदर्शी इम्तिहान करा दो हमारे, यही सब तो इनकी मामूली सी मांगे थी। उसके लिए आपने कील लगी लाठियां इन पर भांज दी, पैलेट गन इन पे भांज दिए। उनके माँ बाप के सीने पर क्या गुजर रही होगी आप सोचिए, जिनके बच्चे अभी भी जेलों में बंद हैं, कोई बिहार के तो कोई पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद है। इनका कसूर सिर्फ इतना है। और मैं ये शालू से कहना चाहती हूँ, जब सड़क पर तब उतरना पड़ता है इंसान को जब संसद में चर्चा नहीं होती। न मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, जो लोग पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर को संभाल लेने की बात कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, बिखर रहा है, उसको क्यों नहीं संभालते? ठीक है, आप लोग चुप्पी गरिमा जी मैं दूसरी बार आऊंगा, सब चीजें एक साथ नहीं। अनंत अभी जी जवाब दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि आपने भी तो, आपके समर्थकों ने भी तो इन तमाम बच्चों के खिलाफ एक विचन शुरू किया, उसके खिलाफ FIR हो गई, भागे भागे फिरना पड़ा, कई जगह धमकियां दी जा रही है, कई जगह गालियां दी जा रही है, बच्चों को आके माफी मांगनी पड़ रही है। समर्थकों से भी तो अपील करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को कि इन बच्चों का पीछा ना करें। बिल्कुल करनी चाहिए और हम ऐसा कर भी रहे। लेकिन दीपक जी, एक दिन मैं आपके शो में था और आपके शो में पिंकी जी भी थी, उसमें 883 गालियां दी गई हैं, जिसमें 881 गाली आपसे शुरू होता है और हम तक समाप्त होता है। मैं उसको रोज, मुझे लोगों ने बताया कि भाई 850 गाली और 28,000 लाइक है आप ही के शो में, इसी 4 बजे के शो में। तो गरिमा जी, ऐसा है कि इसी देश में आपने इतने ज्ञान दे दिए। 75 में किसकी सरकार थी? 75 में क्या हो रहा था? 84 में दिल्ली की सड़कों पे क्या हो रहा था? उसी जानकी माता के, सीता के धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी के मन से मां की गाली दी जाती है। तब राहुल गांधी जी ने एक बार भी आज तक कुछ सॉरी बोला क्या? आज तक सॉरी बोला नहीं बोला जी। रखी कहाँ, ये तो बताइए। दाएं हाथ पे रखिए स्क्रिप्ट या बाएं हाथ पे? राहुल पढ़ता है स्क्रिप्ट देखकर, भाजपा के कार्यकर्ता को राहुल जी को बोलिए, राहुल जी को बोलिए, राहुल जी को सम्मान से बात कीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अरे वो एक्सीडेंटल एलओपी है, वो एक्सीडेंटल एलओपी है और राजवंशी परंपरा का संवाहक है, वो गलती से आ गया है वो। अगर अच्छा, उनको पढ़नाना नेहरू जी का अगर उनको पता होता, तो सभ्यता और अपने फादर की सभ्यता का पता होता, अपनी दादी का सभ्यता पता होता, तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते हो। ठीक है, वहाँ परिवारवाद गिनाओ भाई साहब, गिनती खत्म हो जाएगी आपकी परिवारवाद गिनाना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। गरिमा जी हम एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पर ना उलझें, विषय और मुद्दे पर बात करें। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, ये बताइए मुझे कि जो कुछ बच्चों ने किया, आपका तो नैतिक, राजनीतिक, हर तरह से समर्थन सीजेपी के साथ था, क्योंकि आशुतोष आपकी पार्टी से जुड़े रहे, आशुतोष आपकी पार्टी से जुड़े रहे, अभिजीत आपकी पार्टी से जुड़े रहे, और इसीलिए कांग्रेस ने बकायदा दूरी बना ली थी इस पूरे आंदोलन से, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी की छाप दिखाई पड़ रही थी। जो कुछ हुआ प्रधानमंत्री के खिलाफ और जो गाली दी गई, क्या आम आदमी पार्टी उसको जायज ठहराती है? देखिए, गाली का समर्थन तो हमने कभी किया है ना कभी करेंगे, लेकिन हाँ, ये जो बच्चे हैं ये अपने बुजुर्गों से ही सीखते हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए आदर्श होते हैं, और जब खुद देश के प्रधानमंत्री भरे मन से गालियां दें, माँ बहन को बदनाम करें, तो आप सोचिए कि क्या सीखेगा आगे वाले जनरेशन उनसे। वो तो बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, वो नादान है बच्चे फिर भी, लेकिन वो तो इतने उम्र दराज लोग हैं, उनको तो कम से कम सभ्यता रखनी चाहिए। अभी लोकतंत्र की बात कर रही थी शालू, लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद,
और संसद में, भरे संसद में बीजेपी के नेता गालियां देते हैं और आप उसका समर्थन करेंगे सालू, या उसके लिए आप वीडियो बनाएंगे, अपनी रील बनाएंगी कोई? कितनी वीडियो है जिसके अंदर मैं दिखा सकती हूँ कि जो लोग बीजेपी के नेता है उन्होंने भरी संसद के अंदर अभद्र टिप्पणियां की है, अभद्र भाषा प्रयोग करी है और यहाँ तक कि गालियां तक दी हैं। और भरे ऐसा नहीं है कि उसकी वीडियोस नहीं है कि पूरी दुनिया ने उनको देखा, लेकिन कभी मैंने मोदी जी को उसकी भर्त्सना करते हुए नहीं देखा, कभी उनके ऊपर एक्शन लेते हुए नहीं देखा। लेकिन आज जब ये जैन जी जो 25 साल के 15 साल के बच्चे हैं, उनसे मोदी जी इतना डर जाते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज करा देते हैं। तो मुझे बताइए कि जितनी भी ये गालियां वाला सीन है तो उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। अभी कंगना रनावत आई थी तो उन्होंने सारे बच्चों को, जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनको उन्होंने कह दिया कि वो मतलब पढ़ने में अच्छी नहीं है, वो घर का काम नहीं कर सकती हैं, वो कई बॉयफ्रेंड बनाती हैं, वो उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने तो हमारे माता पिता की परवरिश पे उंगली उठा दी। तो मतलब उन्होंने सिर्फ हमारी जेनजी को गाली नहीं दी है, उन्होंने तो पूरी जितनी भी माता पिता की परवरिश को गाली दे दी कि किस तरीके से परवरिश की जा रही है। तो उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि हमारे, और वो अपना खुद का भूल जाती हैं। अभी तो उनको एक थप्पड़ पड़ा, अगर वो सारी माता बहनों के सामने आ जाए जिनके बच्चों को उन्होंने गटर छाप कहा है, तो देखे कितने थप्पड़ पड़ेंगे। और इनकी जो बीजेपी की सरकार है उसको गटर में घुसा देगी जो माता पिता है सारे मिलकर। आप हमारे बच्चों को गटर छाप बोलते हैं, ठीक है, कॉकरोच बोलते हैं, ठीक है, और हम सुनते रहे। शालू गरिमा आपको जवाब देना चाहती है, फिर मैं भरत के बाद भी जाऊंगा। शालू, संसद की जहां तक इन्होंने बात की, तो संसद ये लोग चलने कहां दे रहे हैं? बार बार हंगामा कर देते हैं, बार बार संसद स्थगित कर देते हैं। और कंगना की जो बात इन्होंने कही है कि कंगना को एक थप्पड़ लगा, अच्छा, तो दो क्या इस लोग बात मत पे ये एक साथ विरोध नहीं बोलिए। करते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस की सुनना भी सीखिए ना, सुनना भी सीखिए। बच्ची है भाई, वो बच्ची है, कम से कम उसको तो एक्सप्रेस करने दीजिए। देखिए संसद में भी ऐसा ही होता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बोलने लग गए। शालू कहिए अपनी बात। न्यूज रूम है ये, तो फिर भी न्यूज रूम है ये, तो सदन में जब बोलने नहीं देते तो यहाँ पे क्या बोलने देंगे? और जो कंगना की बात इन्होंने की कि कंगना को थप्पड़ लगा है, तो क्या इस चीज पे ये प्राउड फील करती हैं कि हमारे देश में कोई भी आता है किसी को थप्पड़ मार के चला जाता है? ये प्राउड फील करने वाली चीज है। सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अरे भाई, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है इनका प्लीज नाम बताइए मुझे, आपने हटा लिया यहाँ से। मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी, माफ कीजिएगा मीनाक्षी, सॉरी आपका नाम यहाँ पर वो नीचे स्क्रॉल पर भी नहीं आ रहा है। मीनाक्षी, शालू की बात सुन लीजिए, और गरिमा जी आप भी प्लीज माफ कीजिएगा। और दूसरा नाम क्या है कांग्रेस की प्रवक्ता का? ये बड़ा गरिमा जी सुन लीजिए। शालू फिर से बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं जाऊंगा इनके पास। विपक्ष सदन चलने कहाँ दे रहा है? हंगामे पे हंगामे करते रहते हैं, फिर भी उसके बीच भी जो है बिल पास हुआ। और ये जो कंगना की बात कर रही है कि कंगना को थप्पड़ लगा है, थप्पड़ भूल गई है, तो इस चीज पे ये प्राउड फील कर रही हैं कि भारत जैसे देश में कोई भी आके किसी को थप्पड़ लगा दे रहा है। ठीक है, बताइए गरिमा जी क्या कहना चाहती है शालू को, और उसके बाद मैं जाऊंगा मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी जी आप बोलने दीजिए ना उसको प्लीज, पहली बार टीवी पे आई है वो। विपक्ष नहीं, शालू से मुझे ये पूछना है, विपक्ष क्या संसद के अंदर दीवारों से बात करे? प्रधानमंत्री है नहीं, गृह मंत्री अंदर है नहीं सदन में। आपने क्या ये पूछा भाजपाइयों से कि गृह मंत्री को आपके परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किस लिए चुना है जनता ने उनको? और अगर ये बताया जा रहा है भाजपाइयों को, केरल के बच्चे, तेलंगाना का अपराध, झारखंड का अपराध, लोग कह रहे हैं पंजाब का पेपर लीक, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। नहीं, कौन सा काम है बताइए मुझे? केरल का अपराध है जनता ने, झारखंड में जेपीएससी का घोटाला, पंजाब में पेपर, शालू मुझे बताए कि क्या तेलंगाना का अपराध, कर्नाटक का अपराध। देखिए आप भी गरिमा जी कितनी असहिष्णु हो रही है, आप कितनी असहिष्णु हो रही है कि शालू पर ही हमला कर रही हैं। बताइए, विभाग है जिसने पुलिस से लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई। अरे गरिमा जी आप कितनी असहिष्णु हो रही हैं कि आप शालू पर हमला कर रही हैं। शालू पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। पूछ रही हूँ मैं तो बहुत। अरे आनंद जी से पूछे ना, जो सवाल आपने पूछे वो शालू के लिए नहीं बनते, वो सवाल शालू के लिए नहीं बनते। शालू से बड़े हैं। सुनिए मेरी बात, मैंने इसीलिए कहा ये जेनजी जो है मोदी काल में पैदा हुई, मोदी काल में एजुकेशन ली है, ये उसी फैक्ट्री से निकली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। शालू तो मेरे सवाल का जवाब दे दे बस, कि क्या विपक्ष वहां एक दूसरे से सवाल करे और जवाब भी विपक्ष दे?
नहीं नहीं, क्यों शालू ये के गृह मंत्री आपने पूछने की कोशिश करी? चलिए शालू जवाब दे दीजिए। हालांकि ये सवाल शालू के लिए नहीं बनता, और संसद चलाना सरकार की पहली जिम्मेदारी तो है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है मैडम। ये सामूहिक काम होता है गरिमा जी। शालू जी, शालू बोलो। कहाँ है अमित शाह? जवाब क्यों नहीं देते अमित शाह? चाहूंगी कि मैं भी जेंजी हूँ और सदन में हंगामा नहीं होता है, वहाँ पे बातचीत होती है। आप लोग बातचीत करते ही नहीं है, बार बार हंगामा करके सदन स्थगित कर देते हैं, और तब आप सोचते हैं कि बात नहीं हो रही, तब आप आके बाहर बाइट देते हैं कि बातचीत नहीं होने देते हैं। सुनो मेरी बात, अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो इतना पता होना चाहिए, सदन जो है सरकार से चलती है। सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष से नहीं है। अरे सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर भी है, विपक्ष पर भी है। एक तरफा गाड़ी नहीं चलती है गरिमा जी। सही तो मैं कह रही हूँ दीपक चौरसिया जी कि सरकार की भी है, विपक्ष की भी है सदन चलाने की जिम्मेदारी। सुनिए दीपक जी इस देश की आयरनी सुनिए। 12-13 साल एक ऐसा प्रधानमंत्री झेला जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ठीक है, और अब एक गृह मंत्री ऐसा झेल रहे हैं जो जवाब ही नहीं देता, तो ये देश किससे सब जवाब पूछे, किसके दोहरे जाए? अच्छा गरिमा जी फिर मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि वो लीड ये जो हुआ है ना, गरिमा जी सुनिए, आप बच्चों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं, उस आंदोलन की सफलता का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं, जिस आंदोलन में राहुल गांधी गए ही नहीं, बच्चों के पास जंतर मंतर गए ही नहीं। यह इस्तीफा राहुल गांधी के एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हार का नतीजा है। हार इसलिए कि इस्तीफा बच्चों ने लिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल जी ने नहीं लिया है। राहुल जी ने तो कभी क्रेडिट लेने की कोशिश ही नहीं करी, क्रेडिट तो मोदी जी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए आप कोरोना वैक्सीन में अपनी फोटो, जो सस्ता राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, उसमें अपनी फोटो, तो हर जगह तो मोदी जी अपनी फोटो लगाते हैं। राहुल जी ने कब क्रेडिट लेने की कोशिश करी? ये आनंद आता है बीच में, क्यों मैडम की तरह क्यों उछल रहे हो भाई, क्यों उछल रहे हो? बीपी हो जाएगा, शांत रहो। नहीं उछलो मत ना, बैठे रहो शांति से बैठे रहो। सुनो नहीं सुनिए, दीपक जी मुझसे पूछा सवाल, दीपक जी सवाल मुझसे पूछा। नहीं आपकी पार्टी ने भी तो क्लेम किया ना। देखिए राहुल गांधी 7 RCR धरने पर बैठ गए, उसका नतीजा है सरकार दबाव में आ गई हमारे आंदोलन के कारण। अरे क्रेडिट तो बच्चों को जाना चाहिए गरिमा जी। एक बात मुझे आप एक चीज बताइए, मंजिल अगर एक हो, रास्ते अगर अलग अलग भी अपनाए तो क्या प्रॉब्लम है? अरे वाह, राहुल गांधी जी ने वाह, आपने तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आपने तो बच्चों का आंदोलन पंचर करने की कोशिश की। बच्चे जंतर मंतर पर बैठे थे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास चले गए। जो अब मैं सीधे यही सवाल मीनाक्षी शर्मा से लेता हूँ। मीनाक्षी, आपने आरोप लगाया था ना, बच्चे जंतर मंतर पर रहे, राहुल गांधी लोक कल्याण मार्ग चले गए, और संजय सिंह ने आरोप लगाया था ना कि ये बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है, बच्चों के आंदोलन से ध्यान भटकाना है। मीनाक्षी जी क्या कहेंगी इस पर? रुक जाइए गरिमा जी, रुक जाइए 1 मिनट, बताइए। सुनिए, मोदी जी फेविकॉल से नहीं चिपके हैं दीपक जी, एक दिन उतरना अरे उतार दीजिए मैडम, उतार दीजिए। कैसे मुंह दिखाइएगा बताइए? अरे मेरे को क्या मतलब है मोदी जी से, मेरे को क्या मतलब है बाकी चीजों से? मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री है। मीनाक्षी जी बताइए। छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम सुना है अपने कानों तक? अच्छा, एक कार्यक्रम किया कोटा में, उसके बाद 3 हफ्ते के लिए विदेश चले गए छुट्टी मनाने, फिर एक कार्यक्रम किया। 36 दिन अनशन पर छात्र है, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं। कैसी बात करती है मीनाक्षी जी? बताइए गरिमा जी, मीनाक्षी बताइए। राहुल गांधी ने कहा कि द यूथ इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द पास्ट कैन नॉट फाइट द फ्यूचर। अच्छा, तो उसी फ्यूचर के साथ जंतर मंतर जाके खड़े हो जाना था ना गरिमा जी, खड़े हो जाना था जंतर मंतर जाके उसी फ्यूचर के साथ। तब RCR क्यों बैठे थे आप? लोक कल्याण मार्ग। मीनाक्षी जी बोलिए। कि थाली सजाए कौन और खाए कौन, जरूरी नहीं है उनके आंदोलन को हाईजैक करना। अच्छा बोलिए ना, खाने की बात है ना, खाने की बात है, तो थाली अब आप खाने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए तो तमाम क्रेडिट ले रही हैं। सजाई बच्चों ने, खा आप लोग रहे। मीनाक्षी जी बताइए। तो सारा काम आप अकेले कर ले रहे, भाजपा प्रवक्ता को तो डिबेट में बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आप ही उसका पूरा रोल निभा ले आपको रहे। जो कहना हो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनाक्षी बताइए। हाँ मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितना इंटरप्ट करना, हमें आदत पड़ गई अब 12 साल में।
हमें इंटरप्ट होने की आदत पड़ गई, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हमको पता है, हमारी बात काटी जाएगी हमको पता है, हम मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं। बच्चों की बात सुनी जाएगी और वही क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी जी बोलिए भाई, गरिमा जी चुप नहीं होंगी। स्टेप नहीं, एक छल्ला बनाया बुलाया जाएगा। गरिमा जी मैं बोलूं? विचारक और एक राजनीतिक विश्लेषक, जो कि होगा नहीं राजनीतिक विश्लेषक। अच्छा रुक भी जाइए गरिमा जी, क्यों मेरे पे फ्रस्ट्रेशन उतार रही है? अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत उतारिए। अभी आप शालू पर उतार रही थी, चूंकि आप शालू पर उतार रही थी इसीलिए मुझे गुस्सा आया, नहीं तो मैं टोकता भी नहीं आपको। मीनाक्षी वो डिबेट में बैठ के जहर फैलाए। बोल दीजिए मीनाक्षी जी, कितनी बार आपका नाम लो? नहीं बिल्कुल, अगर वो चुप हो जाए तो मैं बात भी करूं। अभी मैं बोलूंगी तो ये अभी बीजेपी वाले भी बीच में बोलने लग जाएंगे, क्योंकि ये आवाज कैसे जाएगी, कैसे बताइए जनता? सवाल मेरा था कि कि बच्चों के आंदोलन में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी से मिल गए थे, इसीलिए आरसीआर जाकर बैठ गए, लोक कल्याण मार्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संजय सिंह जी ने। आप मुझे एक बात बताइए, लगभग 1 महीने तक जंतर मंतर पे हमारे बच्चे धरना प्रदर्शन करते रहे, सोनम वांगचुक जी भूखे हड़ताल करते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ जाके बैठे? संसद के बाहर, और वहां पर 2 मंत्री आकर उनको मनाने आते हैं। लेकिन 1 महीने से जो जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी हैं और जो हमारे बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, ना बीजेपी का कोई नुमाइंदा, ना कोई खुद राहुल गांधी जी उनसे मिलने आते हैं वहां पर। तो हम क्यों ना कहेंगे उन दोनों की मिली भगत है, और उनका आंदोलन कुचलने की कोशिश की गई थी, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई थी। तो सवाल तो उठेंगे, तो सवाल तो हम उठाएंगे। और आप भी पूछिए ना, क्यों नहीं गए वो? 1 महीना हो गया उनको करते करते, और फिर उसके बाद सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जाता है। कितने बर्बरता के साथ उठाया जाता है। एक साइंटिस्ट को जो इतने दिनों से भूख हड़ताल किया जाता है, उसको किस तरीके से उठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरता, क्योंकि इनको लगा कि सोनम वांगचुक जी चले जाएंगे। ठीक है, गरिमा जी जवाब देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब हमारे बच्चे चलना सीखते हैं ना दीपक जी, तो हर बार बच्चे के गिरने पर हम दौड़ के उसको उठाने नहीं जाते, नहीं तो बच्चा चलना सीखेगा ही कैसे? उसी तरह का रवैया हमारा था इस यंग जनरेशन के लिए। ये अपने अधिकार की आवाज के लिए गरिमा जी, वाह क्या आर्गुमेंट है, मजा आ गया। क्या आर्गुमेंट है? धर्मांधता में आने से मना कर दिया। तो मैंने कहा ना, मंजिल एक ही थी, छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम था, जिसके थ्रू नीट पेपर में जिन बच्चों ने आत्महत्या करी। अब आप बोलने नहीं दे रही मीनाक्षी, कौन इंटरप्ट कर रहा है? मैं गरिमा जी आप भी तो सबको इंटरप्ट कर रही थी, और सभ्यता और डिबेट करने का तरीका बता रही थी। अरे गरिमा जी आप भी तो इंटरप्ट कर रही थी सबको, अपने पर आई तो बोलने लग गई। आप बोले, आप बीच में इतना क्या? अपने पे आई तो बोलने लग गई। मीनाक्षी बीच में मत बोलो, खुद सबके बीच में बोल रही थी, मेरे बीच में बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आपको। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे इंटरप्ट किया जा रहा था दीपक जी। अगर आप पूरी डिबेट देखेंगे तो आप खुद शालू तक के बीच में बोल रही थी आप। अब मैं भरत के पास जाता हूं। लड़कियां जो गरिमा और शालू आई हैं, इनको आप सुन रहे हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता को विदाउट इंटरप्शन सुन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता मुंह बाद में खोल रही है, आप पहले इंटरप्ट कर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आप ही से पूछा है, अब अनंत अमित तो एक बार बोले। चलेगा, आपको पता चलेगा डिबेट में। मैंने कल भी बहुत, हमारी जनरेशन में इसको कहते थे फीलिंग जे, जलन हो रही है। फीलिंग जे बिकॉज़ आई एम यूज्ड टू इट। आई टोल्ड यू ना, आई एम यूज्ड टू इट। जो विपक्ष में लोग हैं, हम उस दिन का इंतजार करें। रात देखिए कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। चलिए शुभकामनाएं देता हूँ आपके लिए, सवेरा हो आपके मुताबिक हो। 47 के बाद आएंगे, 47 के बाद। हाँ बिल्कुल, वो मोदी जी का हाल हम देख रहे हैं, रील मंत्री बन गए प्रधानमंत्री। 47 तक वैकेंसी गरिमा जी पूरा अपने मुंह पर करके जो रील। अच्छा भारत इस कगार पर तो पहुंच गए मोदी जी। दीपक जी मैं कुछ जवाबदेही सुनी। अरे गरिमा जी दूसरा भी बोलना चाहता है, 2 मिनट दे दें तो हमें भी थोड़ा बोलने का मौका मिलेगा। गरिमा जी भैया अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, युवाओं को बता दे। अच्छा कदम ले लिए हैं, ये कार्रवाई करनी है। अब तुम्हारे पर कोई हाथ नहीं डालेगा तुम्हारे। गरिमा जी चाहिए यूथ को। मैं सीजेपी का कोई जुड़ेगा ना? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं गरिमा से, मैं शालू से पूछता हूँ। 1 मिनट भरत रुक जाइए। गरिमा जी कह रही है शालू कि जैन जी के पास राहुल गांधी इसलिए नहीं गए क्योंकि जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, बार बार गिर जाता है, तो माँ बाप उसको उठाने नहीं जाते। बच्चा ताकि चलना सीख जाए, तो क्या इसके लिए राहुल गांधी नहीं गए? क्योंकि चलना सिखा रहे थे वो सीजेपी को।
पहले तो जब गए नहीं और जब बच्चा जब खुद से चलना सीख गया तो फिर अब क्रेडिट लेने क्यों आ रहे हैं? तभी जाना चाहिए था ना। ठीक है, बच्चा खुद से शुल्लिया सालू का जवाब आपने गरिमा जी। गरिमा दूसरी गरिमा से भी पूछ लेते हैं, क्या बताइए जेनजी के इन बच्चों को चलने की जरूरत है? गरिमा, वो बैठे प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मेरी बहन, तो अपडेटेड रहा करो। पवन खेड़ा जी सोनम वांगचुक से मिलने गए, अपडेटेड रहा करो। अच्छा गरिमा जी लगातार बोल रही है, आप लगातार बोल रही है। उन्हें जंतर मंतर जाना पंजाब का डर लग रहा है। आपको क्रेडिट चाहिए मीनाक्षी, आपको क्रेडिट चाहिए, आपको पंजाब की सत्ता चाहिए, इसलिए आप इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और संजय सिंह जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अच्छा आप पॉलिटिक्स करे वो अच्छी, मीनाक्षी जो करे वो गंदी। आपको इस पूरे आंदोलन का क्रेडिट चाहिए। आपको लगा अरे बाप रे क्रेडिट तो राहुल गांधी जी, ये नेहा बोरा और इत्यादि तो राहुल गांधी के संग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। आयशा की अध्यक्ष तो राहुल गांधी के साथ फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन करने लग गई। सोचिए, जो इंसान जो पार्टी छात्रों की गूंज कर रही हो, उसको लेफ्ट के छात्र संगठनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। गरिमा जी ये तो मतलब तरस की बात है आपके लिए। ये एज ए ऑर्गेनाइजेशन गरिमा जी कांग्रेस के लिए विचारने वाली बात है कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, राहुल गांधी किसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आयशा के लोगों के साथ, लेफ्ट के लोगों के साथ। आपका एनएसयूआई कहीं नहीं था, आपकी छात्रों की गूंज कहीं नहीं थी। मैं सीधे भरत के पास जाऊंगा, मुझे पता है वक्त मेरे पास कम है। क्या आपको एनएसयूआई इस आंदोलन में कहीं दिखाई दी भरत? बिल्कुल नहीं दिखाई दी। और दीपक जी, अब मैं 4 तथ्य रखूंगा और सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि कोई बीच में ना कूदे। पहला, अगर आंदोलन शुरू होने के बाद सबने अगर अपना टीवी सही से देखा होता तो उसमें एक नहीं कई बार ऐसा स्टेटमेंट आया था। और 2024 में जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद की अगर सदन की कार्यवाही सबने देखी होती, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे गंभीरता के साथ बोला था कि लीक नहीं होना चाहिए और ये शर्मनाक स्थिति है। इससे ज्यादा क्या वो कैसे माफी मांगेंगे? शब्दों की एक गरिमा होती है। दूसरी बात, हम लोग जेनजीज को जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए जेनजीज भटक गए। अभी एक प्रवक्ता ने ये तक बोल दिया पहले कि ये भाजपा के बनाए हुए जेनजीज हैं, और फिर बोल दिया कि माँ बाप को कैसे कुछ बोल दिया। भाजपा वाले भी तो उनके माँ बाप ही हैं। और पॉइंट नंबर 3, सर देखिए जेनजीज में बहुत लोग हैं। एक क्रिकेटर है सूर्या, एक जेनजी है शूटर मनु भाकर, एक जेनजी है एक्टर कार्तिक आर्यन, एक प्रेस में अभी हमारे साथ बैठी प्रेरणा जी है ना, भागेश्वर बाबा भी जेनजी हैं, एक ऋग्वेद पाटी है वो भी जेनजी हैं। ये भी तो जेनजीज हैं। क्या वही जेनजी है जो गाली दे रहा है? ऐसा नहीं है। वो जेनजी जिनको जानबूझ के लेफ्ट ने भ्रष्ट किया। अब मैं मिनिलियंस पे आता हूँ जिसमें हम और आप आते हैं दीपक जी। हमने हिमेश रेशमिया को भी देखा है, हमने हनी सिंह के अभद्र गाने भी सुने, हमने राखी सावंत की भी अभद्रता देखी है। देखिए बीच में मत बोलिएगा गरिमा जी। अरे गरिमा जी पहली बार बोल रहे हैं भरत, और मेरे शुभम भाई जो हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, गरिमा जी उन तक तो मैं जा भी नहीं पाया हूं। और देखिए 1 2 3 4 लोग विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष से 2 लोग हैं। ठीक है भरत जी जल्दी कंप्लीट करिए, पॉज मत लीजिए प्लीज। देखिए जेनजीज जो हैं उन लोगों को पहले भटकाया जाता है लेफ्ट के माध्यम से, और उसके बाद उन्हें बदनाम किया जाता है। सरकार ने हर एक स्टेप पहले उठा लिया था, री एग्जाम हो चुका था। ये लेफ्ट का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था भारत खराब करने का। इसमें जेनजीज को आरोप लगाने की कोई स्थिति है नहीं। और जिस बच्ची की माफी की बात आ रही है उसको माफी मांगनी चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर आप गलती करेंगे पुलिस प्रशासन पे हाथ उठाएंगे तो मार भी पड़ेगी। तो आप पहले मार खाने के लिए अगर तैयार हो तभी अभद्रता करें, वरना कृपया सही और संयम के साथ जीवन जिएं। ठीक है, अब मैं सीधे शुभम के पास चलता हूं। शुभम, एआईएसएफ तो लगातार आंदोलन करता है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। आपको पता है ना कि पुलिस जो लक्ष्मण रेखा देती है, अगर आप उसको पार करते हैं तो बल प्रयोग तो होता ही है। अगर आप संसद तक पहुंच जाएंगे, उससे 100 मीटर दूर रहेंगे, तो पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर देखेगी तो नहीं कि आप संसद में घुस जाएं। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मौका दिया है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से। शोभ थोड़ा फ्रेम सीधा कर लीजिए आप। आपने कहा कि अगर लक्ष्मण रेखा अगर हम लांघते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, मारपीट होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सत्ता ने
बीजेपी आरएसएस की सरकार ने लक्ष्मण रेखा को सबसे पहले लांघा है। आप देखेंगे कि इतनी बार पेपर लीक हो चुकी है, भविष्य जो हमारे देश के भविष्य हैं, युवाओं, उनके भविष्य को एक आग में झोंका जा रहा है इस सरकार के द्वारा। और आप देखेंगे कि कितनी हठधर्मी है ये सरकार कि बार बार जब जेनजी हम लोग सड़क पर उतरकर मांग कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी ली जाए, सरकार अकाउंटेबिलिटी ले इस पेपर लीक की और इस पे कार्रवाई करे, अपने मिनिस्टर को हटाए, तो 36 दिनों तक कोई बात नहीं सुनी गई। जब हम परेशान होकर संसद की तरफ चलते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, देश के भविष्य के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। 20-20 पुलिस वाले जो वर्दी में नहीं थे, गुंडों को शामिल करके छात्रों को पीटा गया है, उनका सर फोड़ा गया है और देश से माफी मांगने की बजाय आज वो छात्रों को और जेनजी को ही माफ करने की बात कर रहे हैं। ये उनकी हठधर्मिता है, ये उनका घमंड है और ये घमंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अपने घमंड से दूर हटकर जेनजी की बात सुनेगी और अपनी जो हठधर्मिता है उसको अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रखेगी, तब उनके लिए बेहतर होगा। आप बात करते हैं गालीबाज लोगों की, चलिए हम गाली का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि जिस सत्ता पार्टी ये गाली की बात कर रही है उसमें 40% ऐसे लोग हैं जिन पर सीरियस क्राइम के आरोप हैं, केसेज हैं, उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में डाला है। 26% ऐसे केसेज हैं जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में रिकॉर्ड हुआ है। तो वो लोग अभी हमें मोरल पॉलिसिंग की बात करेंगे, हमें सिखाएंगे, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हजारों लाखों लोग आए, किसी ने गाली दे दी, चलिए हम उसका समर्थन नहीं करते, गाली नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद हजारों ऐसे गालीबाजों को फॉलो करते हैं जो दिन रात रेप ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सीधे यहाँ से अनंत अमित जी के पास चलता हूँ। भाई अनंत अमित जी, ये आरोप तो लगते हैं ना आपके नेताओं पर, आपके आईटी सेल वालों पर, आप अहंकारी हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी हैं, और जब आपका आईटी सेल और उससे जुड़े हुए लोग ट्रोल करना शुरू करते हैं तो आप किसी भी स्तर तक उतर आते हैं। महिलाओं को आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से रेप की धमकी दी जाती है। 1 मिनट, गरिमा कुछ कहना चाहती है, मैं गरिमा को कह लेने दीजिए अनंत अमित जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। गरिमा। सिंपल एज कि मैं किसी यहाँ पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, मैं एक युवा हूँ। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि 20 तारीख को 36 दिन तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, 20 तारीख को उनको नजर आया कि अब भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो रही है तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर दिया, कोई बात नहीं। आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने वीडियो डाल दिया। प्रोटेस्ट हुआ 20 तारीख को, इतने बच्चे, उनको लाठी पड़ी, खून निकले, उसके बाद में वो वीडियो डाल रहे हैं 23 तारीख को। आप बताइए कितने संवेदनशील है आपके प्रधानमंत्री? हमारे प्रधानमंत्री हमें ही सुनने के लिए उन्होंने 36 दिन प्लस 3 दिन 39 दिन लगा दिए उन्होंने सुनने के लिए। 29 दिन। अनंत अमित जी, जवाब दोनों सवालों का। देखिए प्रेरणा जी, हमारी सरकार के 2 मंत्री लोग जाते हैं और देखिए किसी भी देश, हमारे देश में एक जब आंदोलन होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ही होता है। 29 दिन बाद जाते हैं। अरे अब सुन लीजिए आंटी जी, सुन लीजिए, अरे मीनाक्षी जब बोलिए तब आप चुप हो जाते हैं। अब उनको कंप्लीट कर लीजिए। अनंत अमित जी जल्दी बोलिए। गरिमा जी मुझे क्लोज करना है, अनंत अमित जी को अपनी बात कहने दीजिए। बता देंगे तो आप यहाँ बैठे नहीं मिलेंगे, बता देंगे तो बैठे नहीं मिलेंगे आप यहाँ पर। इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि पेपर लीक जब हो तो उसके लिए सजा क्या देंगे वो, मुझे बस इतना जानना है उनसे। आपस में विपक्षी दल लोग, आप लोग लड़ लीजिए, फिर हम लड़ेंगे आपसे। आप लोग आपस में लड़ लीजिए, आपस में तय कर लीजिए, जवाब दीजिए प्लीज मुझे, आपस में तय कर लीजिए। चलिए मैं यहीं रुकूंगा। भले से देश के इलेक्शन अभी दूर हो, 3 साल दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और पंजाब, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में किसकी टक्कर है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और उधर उत्तर प्रदेश के लिए
बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस तरह की खींचतान आपको लगातार दिखाई देगी। हमारी ये खास पेशकश कैसे लगी इसके बारे में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और बाय बाय को क्या बोलेंगे जेन जी की लैंग्वेज? सर बाय बाय। बाय बाय, चलिए जेन जी के लैंग्वेज में बाय बाय।